गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं बंकित सड़क। बंकित मतलब बैंड, पाथ, है ना। तो क्या होता है बंकित, इंग्लिश में बैंड, बैंड मतलब मुड़ा हुआ, झुका हुआ, है ना। तो वैसे बंकित सड़क का मतलब क्या है बताइए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप मोड़ पर मुड़ते हैं तो मोड़ में एक ओर का भाग ऊंचा और एक ओर का भाग क्या होता है नीचा दिखाई दिया होगा आपको। कई बार हुआ क्या ऐसा सबके साथ? किसके साथ ऐसा नहीं हुआ? बोलिए। चाहते हैं आप रास्ते से तो देखे आपने, जिस ओर आपको मुड़ना होता है उस ओर वाला भाग क्या होता है? नीचा होता है ना। और उसके विपरीत वाला भाग कैसा होता है? ऊंचा होता है कोई भी मोड़ में। जैसे अभी हम लालबरा की बात करें, है ना, जो मजार है, मजार के पास में आप देखेंगे कि जो रोड टेंगनी जाती है उधर वाला भाग कैसा है? ऊंचा है, और मजार की ओर वाला भाग कैसा है? नीचा है। तो हर मोड़ पर आप देखे होंगे कि एक तरफ ऊंचा भाग, एक तरफ क्या होता है? नीचा भाग रहता है। तो ये जो इस तरह की जो सड़क होती है, इस तरह का जब वृत्तीय मार्ग है उसको क्या बोलते हैं हम? बंकित सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? बंकित सड़क। बात समझ में आ रही सबके?
तो आप देख रहे हैं कितने बल कार्य किए, कौन कौन से बल कार्य किए हमारे पास, देखो कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, फिर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R सड़क के लंबवत ऊपर की ओर, फिर घर्षण बल F है ना सड़क के समांतर नीचे की ओर, ठीक है ना। क्यों घर्षण नीचे की ओर कार्य कर रहा है आपको मालूम है, क्योंकि कार जो होती है वो मोड़ से केंद्र से दूर जाने का क्या करती है, प्रयास करती है। एक और बल होगा वो जो होगा वो होगा mv²/r, क्योंकि यहाँ इस ओर क्या है, केंद्र है, इस ओर केंद्र है, तो केंद्र की ओर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाएगी। तो 4 बल लगेंगे एक्चुअल में, एक भार, अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण और अभिकेंद्र बल, इतनी चीजें यहाँ पर रहेगी। और जब ये अभिकेंद्र बल लग गया तो आपने देखिए अब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, ये दोनों एकांतर कोण के कारण बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब और देखिए थोड़ा सा कि यदि यहाँ थीटा है तो ये देखिए ये समकोण बन रहा है कि देखो ये समकोण है। तो एक समकोण में यदि एक कोण थीटा होता है तो दूसरा कोण क्या होता है, 90 - थीटा होता है। अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा ना। 60 कैसे आएगा, 90 में से 30 को घटा कर, क्योंकि ये तो पूरा 90 है ना। बताइए ये मालूम है कि नहीं आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण थीटा तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा। यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 - थीटा होगा, है ना। यानी और अगर एक कोण 90 - थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा। मतलब पहला 30 तो दूसरा 60 होगा, दूसरा 60 तो पहला क्या होगा, 30 होगा। समझ आए बात। यहाँ पर भी वैसे ये देखो दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक समकोण त्रिभुज अभी ये देखिए ये वाला, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा तो एकांतर कोण के कारण थीटा हो गया, है ना। और अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए, इस समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण थीटा है तो ये वाला बचा वाला कोण कितना कहलाएगा, 90 - थीटा कहलाएगा। ठीक, मतलब ये कोण का मान कितना हुआ, ये जो बचा कोण इसका मान कितना हुआ, 90 - थीटा। अब एक और समकोण त्रिभुज है इसमें, ये देखिए है, दिख रहा है कि नहीं, यस। और जब एक समकोण त्रिभुज में फिर एक कोण 90 - थीटा है तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, बताइए, थीटा कहलाएगा। ये मैंने अभी चर्चा किया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। थीटा कहाँ से कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये थीटा हमने माने ही थे कि समतल जो बंकित सड़क है वो कैसी है, थीटा ढाल से झुकी हुई है। ढाल कितना है उसका, थीटा है। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, किस कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण। जेड वाली आकृति बन रही है ना, जेड वाली आकृति, तो एकांतर कोण के कारण। यहाँ थीटा तो ये एक समकोण त्रिभुज ये बनता है, ये वाला। इस समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण थीटा तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा होगा। और फिर एक और समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए बन रहा है, यस। तो यदि एक कोण 90 - थीटा होता है तो दूसरा क्या होता है, थीटा होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, अगर ये 90 - थीटा है ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा। समझ गए। तो पूरे कोणों के बारे में चर्चा हो गई। अब इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यानी ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। और अब आप सबको क्या कर सकते हो, जब कोण आपके पास में मिल गए तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सदिश राशि को दो समकोणी घटकों में क्या कर सकते हो, वियोजित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कोण नहीं रहेंगे तब तक आप उसको वियोजित नहीं कर सकते थे। ये हमारे पास में, ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक के। और जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो फिर हम समकोणी घटकों में क्या कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं। करिए वियोजित, कैसे, देखिए आर को वियोजित करना है ना। आर को समकोणी घटकों में क्या करना है, आपको बांटना है। ये आर है, दो समकोणी घटक कौन कौन से होंगे आर के लिए, बताओ अब अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए। एक ये होगा और एक ये होगा, होगा नहीं, बोलिए। एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, और बीचों बीच में कौन है, आर। इस आर को दो समकोणी घटकों में बांट दिया। अब इधर थीटा है तो ये घटक कौन सा होगा, बोलिए। जिस ओर थीटा रहता है वो घटक कौन सा कहलाता है, कॉस कहलाता है। तो अब क्या लिखेंगे उसको, बताइए। ऊपर वाले घटक को क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे ऊपर वाले घटक को? इसको क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा लिखेंगे। और इधर वाले घटक को क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। क्लियर दैट? ये पूर्व ज्ञान है और ये इसके पहले पहली बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार हम लोगों ने उपयोग कर चुका है कि यदि जिस ओर थीटा है उस ओर वाला घटक आर को दो समकोणीय घटकों में बांटा, जिस ओर थीटा है वो घटक कॉस होता है, जिस ओर थीटा नहीं है वो घटक साइन होता है। अच्छा, फिर घर्षण बल को भी दो समकोणीय घटकों में बांट सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी थीटा बना हुआ है, दिख रहा है थीटा? तो अब जब F को, इस घर्षण बल F को भी दो समकोणीय घटकों में बांटेंगे। देखो ये देखिए समकोणीय, एक घटक इधर, एक घटक इधर, एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा। तो जिस ओर थीटा उधर घटक कौन सा होगा? कॉस। ये थीटा है, इस ओर वाला घटक क्या होगा? कॉस। तो F कॉस थीटा होगा। और जिस ओर कोण नहीं बना है वो वाला घटक क्या होगा? F साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा? आपको मालूम है संतुलन की स्थिति में जो भी विपरीत वाले होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विपरीत वाले, तो विपरीत वाले कौन कौन से बताओ? इसमें देखो आर कॉस थीटा ऊपर है और उनके जस्ट अपोजिट कितना है? 1 और 2, ये दोनों कैसे हैं? विपरीत है। मतलब इसका और इसका योग किसके बराबर होगा? आर कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, विपरीत वाले आर कॉस थीटा ऊपर की ओर, एफ साइन थीटा एम जी नीचे की ओर, यानी कि आर कॉस है ना, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एफ साइन थीटा प्लस एम जी होने वाला है। ठीक है, और ये जो देखो आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये किस ओर लग रहे हैं बताइए? मोड़ के केंद्र की ओर। तो मोड़ के केंद्र की ओर लग रहे हैं तो क्या होगा? ये दोनों जुड़कर क्या करेंगे? अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे। मैंने आपको कल भी बोला था अभिकेंद्र बल कहीं ना कहीं से क्या होगा? हमको प्राप्त होगा। तो यहां कहां से प्राप्त होगा अभिकेंद्र बल? ये दोनों आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा दोनों मिलकर क्या करेंगे? यहां पर अभिकेंद्र बल क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या क्या हुआ है वो पिक्चर पूरी क्लियर है। लिखना भर है हमको, काफी दूरी तक हम पहुंच चुके हैं, बहुत सारा हमने कर चुका है ना। बस हमको क्या करना है? बस उसको अब जैसा जैसा हमने किए हैं वैसा क्या करना है? आपको लिखना भर है। बाकी क्या क्या काम कर लिए हो? आर और एफ को दो समकोणीय घटकों में क्या कर चुके हो? बांट चुके हो। क्लियर दैट? सभी को? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई सभी के? ठीक है, बढ़ूं आगे, लिखो अब थ्योरी। तुम लेट, हाँ एक दिन भी यदि आप चूकते हैं तो है ना, कल का कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाती है। लिखें, शुरुआत करते हैं। अब देखो, माना कि कितने द्रव्यमान की कार है? m द्रव्यमान की कार। अब लिखने का काम बच गया है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा एक रफ आइडिया ले चुके हैं क्या क्या किए थे। अब उसको देखना है और समझना है कि हम क्या लिख रहे हैं, जैसा किए वैसा। माना कि m द्रव्यमान की कोई कार, थीटा ढाल, कितनी ढाल है बताइए? है थीटा ढाल तथा r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v वेग से गति कर रही है, तब इस स्थिति में कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। कौन कौन सा बल? पहला, बोलिए पहला बल कौन सा था? कार का भार mg। कैसा है ये? कैसा है? देखिए
तो आर का आरएमजी कैसा है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है? बोलिए। यस, अभिलंब प्रतिक्रिया, कैपिटल आर। ये कैसा है? सड़क के लंबवत या मार्ग के लंबवत? मार्ग के लंबवत। कैसा? ऊपर की ओर। लिख देंगे मार्ग के लंबवत ऊपर की ओर, राइट। तीसरा बोलिए, इसके बारे में बताए थे, घर्षण बल। घर्षण बल कैपिटल एफ। बोलिए कैसा है? ढाल के समांतर है नीचे की ओर। ये ढाल है, उसके ढाल के समांतर नीचे की ओर। और एक कौन रह गया? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल mv² r। और ये तो मालूम है किसकी ओर लगेगा? मोड़ के केंद्र की ओर, है ना। मोड़ के केंद्र की ओर। केंद्र है इधर। यस, इतना काम कर लिए। अब क्या काम करना है अपने को बताओ? क्या काम था इसके बाद? समकोणिक घटकों में बांटे थे। किसको? आर को और एफ को। तो एक एक करके बांट दें। अब अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। बोलिए कौन सा पहला घटक क्या होगा? आर का पहला घटक आर कॉस थीटा। कौन सा घटक है ये? ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक कहलाएगा? कौन सा घटक कहलाएगा? सीधे लंबवत है कि नहीं? बोलिए ऊपर की ओर है ना, सीधे सीधे ऊपर की ओर है ना। और जब सीधे सीधे ऊपर की ओर रहेगा तो क्या करेंगे हम? उसको ऊर्ध्वाधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ज़्यादा नहीं बताना इसमें। फिर दूसरा आर साइन थीटा। तो ये बताइए ये कैसा है? आर साइन थीटा किसके समांतर? ऐसा है ना। कौन सा घटक कहलाएगा ये? कौन सा कहलाएगा? क्षैतिज घटक कहलाएगा। बिल्कुल क्षैतिज घटक। यस, आर को तोड़ दिया आपने। आप किसको तोड़ेंगे? और दूसरा काम क्या था बताओ? इसको बांटे थे एफ, तो इसको भी लिखते हैं इसी प्रकार। घर्षण बल कैपिटल एफ को भी दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है ना। पहला घटक क्या होगा? बोलो। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या कहलाएगा बताइए? कौन सा घटक कहलाएगा? क्षैतिज ही कहलाएगा, है ना। क्षैतिज कहलाएगा, तो ये क्षैतिज घटक हो गया।
बात समझ में आ रही ना। और दूसरा एफ साइन थीटा, ये नीचे की ओर लग रहा है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, तो कौन सा घटक कहलाएगा? ये ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा। राइट, यहां तक कि हमने कर चुका था, इसके आगे भी कर चुके हैं हमने, है ना। इसके आगे की भी बात हमने कर चुके हैं अभी पूरा। हमने एक बार पूरा पढ़ लिया है उसको, यहां तक क्या इसके आगे तक भी पढ़ लिया है ना। उसको क्या किया हमने, सिर्फ आप एक क्रमबद्ध तरीके से क्या किए, लिखे हैं। बाकी इसको हमने पूरा का पूरा यही चित्र में हमने पूरी व्याख्या कर चुके थे इसके पहले। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। जो हमने समझा उसी को हमने लिखा है, यही प्रॉब्लम? बढ़ जाऊँ आगे? फिर मैंने क्या बोला था, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में ये जो mg और f साइन थीटा है, इसका योग किसके बराबर होगा? r cos थीटा के। ठीक, यानी कि mg प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? r cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दिशा में लग रहे हैं और ये उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां से mg की वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप। mg इज इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा माइनस f साइन थीटा। इक्वेशन नंबर अभी तक कहीं दिए क्या? नहीं दिए, फर्स्ट देंगे, है ना। तथा एक का काम हो गया। हाँ, और दूसरा काम क्या बताया था मैंने? ये जो r साइन थीटा और f cos थीटा, ये दोनों मिलकर योग होकर क्या बनाते हैं? अभिकेंद्र बल बनाते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r जो होगा वो किसके योग के बराबर होगा भैया? r साइन थीटा प्लस f cos थीटा के। समीकरण नंबर कितना दे दें इसको? सेकंड दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है ना। अब समीकरण नंबर 2 भागित क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से दीजिए भाग। लेफ्ट से लेफ्ट का भाग होगा, राइट से राइट का होगा, कोई बात ही नहीं है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। 2 भागित 1 किए तो 2 का लेफ्ट अपॉन 1 का लेफ्ट, राइट, इज इक्वल टू 2 का राइट, मतलब आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होनी चाहिए। क्या कटेगा? m से m कट जाएगा, लिख रहे? ठीक, हाँ, अब क्या होगा? देखो, v स्क्वायर अपॉन में r और g है, तो ये r g आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको जैसे वैसे रखो, r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन r कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बोर्ड झुक क्यों रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। क्या करने वाले हैं अब? ये जो राइट हैंड साइड दिख रहा है उसमें अंश में और हर में दोनों में r cos थीटा का भाग दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या उसमें? कोई दिक्कत नहीं है भाई। यदि आपके पास में x अपॉन y लिखा हुआ है,
तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता x अपॉन के y अपॉन के, क्या दिक्कत है? k से k तो ऑलरेडी क्या होने वाला है, कटने वाला, तो आंसर तो क्या आएगा आपका x अपॉन y आएगा। किया जा सकता नहीं किया जा सकता? ठीक, तो मैं वही करने वाला हूँ कि जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसमें क्या करने वाला हूँ, r cos थीटा क्या करने वाला हूँ, भाग करने वाला हूँ, ऊपर भी नीचे भी, मतलब अंश में भी और हर में भी। तो देखते हैं क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्या लिखा है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन में क्या करने वाला हूँ बताया, दे दिया अंश में आर कॉस थीटा का भाग दे दिया। आप क्या करेंगे, हर में भी दीजिए, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। बताइए क्या प्रॉब्लम है, इस आर कॉस थीटा से ये आर कॉस थीटा कट जाएगा तो ऊपर अपॉन नीचे आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिख देते हैं आर कॉस थीटा का गुणा और भाग करने पर, आर कॉस थीटा का गुणा व क्या किया है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लिखवा दे रहे हैं ना, गुणा व भाग करने पर, और वो भी दोनों तरफ नहीं कर रहे हैं, एक ही तरफ कर। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, आर कॉस थीटा का तो भाग दे दिया आपने, है ना। अब इस आर कॉस थीटा का ऊपर वाले में भी भाग दो, आर कॉस थीटा का इस पहले पद में भी भाग जाएगा, दूसरे में भी जाएगा। वैसे ये आर कॉस थीटा का इस पद में भी भाग जाएगा, इस पद में भी भाग जाएगा। है कि डाउट, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। वी स्क्वायर अपन आर जी इज इक्वल टू दीजिए, चलिए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और ये मुख्य बटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर कॉस थीटा अपॉन, अब ये आर कॉस थीटा का इसमें भी भाग जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, काटो जो कटता होगा, आर से आर कटेगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा,
यहाँ पूरा का पूरा कटेगा, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ कटी? क्लियर है ना सबको? बोलो। अब जब काट दिए हैं आपने तो देखिए अब बचा क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है, प्लस एफ अपॉन क्या हुआ? आर। फिर ये पूरा ही कट गया तो कितना बचा? 1 बचा, है ना? प्लस और देखिए ये एफ अपॉन आर भी बचा और साइन अपॉन कॉस क्या हुआ? tan थीटा भी हो गया। ठीक, समीकरण नंबर इसको देते हैं कौन सा? अभी तक कितना दिए? 2 दिए थे, अब क्या देते हैं इसको? 3 दे देते हैं, है ना? परंतु मुझे बताइए ये क्या चीज है? एफ अपॉन आर क्या चीज है ये? बोलिए, एफ अपॉन आर क्या चीज है? घर्षण गुणांक है कि नहीं? घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक। याद करो, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर होता है, होता है? अरे ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं? म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, वही तो है एफ अपॉन आर। घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया है, घर्षण का नियम है ना ये। घर्षण का जो 5वां पॉइंट है हमारा घर्षण के नियम का, तो ये क्या कहलाएगा? म्यू एस या म्यू के भी लिख सकते हो, गतिक घर्षण लिख सकते हो। गतिक घर्षण गुणांक क्या नाम देंगे इसको? गतिक घर्षण गुणांक, क्योंकि वस्तु क्या कर रही है अभी यहाँ पर? गति कर रही है, तो गतिक घर्षण गुणांक बोल देते हैं। म्यू के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हर जगह क्या आ जाएगा? म्यू के आ जाएगा। कहाँ कहाँ पर? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया तो देखें फिर आगे। इसकी जरूरत नहीं है अभी। वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू क्या हुआ भैया? tan थीटा प्लस म्यू के, है ना? या म्यू भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू लिखो, म्यू के लिखो, कोई बात नहीं। अपॉन में क्या बचा? 1 प्लस म्यू के tan थीटा। रख दिया सब जगह मान एफ अपॉन आर का। अब क्या करें? यदि टायर व जमीन के मध्य घर्षण कैसा हो? घर्षण शून्य हो, टायर और जमीन के मध्य घर्षण शून्य हो, तब क्या होगा बताइए? जब घर्षण बल ही शून्य हो जाएगा तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रुमाल हिल रहा है क्या आज? टायर और जमीन के मध्य घर्षण क्या हो? शून्य हो, तब म्यू के इज इक्वल टू 0। और अगर 0 हो गया तो मान रखिए वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू क्या बचेगा? देखो, म्यू के का मान 0 अपॉन में 1 प्लस फिर ये 0, तो कुछ बचेगा क्या? सिर्फ क्या बचेगा? tan थीटा पर बचेगा। एक स्टेप कर दूं, tan थीटा प्लस 0 अपॉन 1 प्लस म्यू के का मान 0, तो ये वाला पद पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो tan थीटा प्लस 0 मतलब tan थीटा, और अपॉन में 1 प्लस 0 मतलब 1, मतलब पूरा का पूरा क्या बचा? tan थीटा ही बचा। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू कितना आया? tan थीटा आया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए अब? आर जी tan थीटा, ये गुणा हो जाएगा ना। और हमको मान किसका चाहिए? बंकित सड़क पर कार का वेग क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। तो यदि इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा? समझ गए? आर जी tan थीटा। ठीक, और ये क्या है? क्या है? यही बंकित सड़क पर, यही
बंकित सड़क पर कार के वेग के लिए क्या है, व्यंजक है, सूत्र है जो आपको लिखना, व्यंजक है। ठीक, ये हो गया आपका। यहां पर आके क्या होता है, आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। बंकित सड़क से लाभ क्या है, तो व्यंजक हमने निकाला, क्या सूत्र भर निकाला है हमने, है ना। इसका लाभ क्या है, क्यों बनाया बंकित सड़क को हमने ऐसा, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। थोड़ा सा अनुभव की बात है कि यदि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं। ले लिया? बंकित सड़क का लाभ क्या है, आप देखिए, अनुभव करिए। जब आप इस तरह से मोड़ते हैं तो दो टायर हैं आपके पास, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। जब आप इस तरफ मोड़ेंगे तो मुझे बताइए दबाव किस तरफ ज़्यादा बनेगा, मोड़ की तरफ मोड़ेंगे तो उधर दबाव ज़्यादा बनेगा। तो आपका टायर कौन सा खराब होगा, मोड़ वाला खराब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो भाई जिधर मोड़ेंगे उधर वाला खराब होगा। तो क्या होगा, बंकित सड़क से कि भाई अब चूंकि अगर बंकित सड़क आप नहीं बनाते थे, उस स्थिति में जब आप उसको मोड़ते थे तो जिस ओर मोड़ते थे उस ओर वाले टायर पर क्या होता था, कार के दोनों टायर पर क्या होता था, दबाव ज़्यादा बनता था। तो उससे क्या होगा, टायर आपका घिसेगा। अब आपने क्या कर दिया है, जिस ओर मोड़ है उधर क्या कर दिया आपने, पहले से झुका कर रख दिया। तो अब उतना दबाव बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आपके टायर खराब होंगे क्या, नहीं होंगे। तो आपके टायर जो होंगे वो खराब नहीं होंगे। तो पहला क्या होगा, टायर क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है कि आपको मालूम है कार क्या होती है, मोड़ से दूर फिसलने का क्या करती है, प्रयास करती है। अब मोड़ से दूर फिसलने का प्रयास करेगी तो आपने क्या कर दिया है, मोड़ के दूर वाले भाग में तो क्या कर दिया आपने, भाग को ऊंचा कर दिया है। तो अब फिसलेगी क्या कार, भाई ऑलरेडी ऊंची है तो ऊंची जगह पर तो कैसे फिसल जाएगी कार, समझ गए। तो ये दूसरा फायदा है कि कार के फिसलने से क्या हो जाता है, फिसलने का क्या हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो टायर क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं, कार के फिसलने का डर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि आप जैसे अगर समतल सड़क थी, आप उसमें उतने वेग से, उतनी चाल से कार को नहीं दौड़ा सकते जितने आप बंकित सड़क में दौड़ा सकते हैं। मतलब आप कार के वेग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मतलब ज़्यादा वेग से क्या कर सकते हैं, उस मोड़ को पार कर सकते हैं यदि आपकी सड़क कैसी हो, बंकित हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे भी होते हैं या जो भी सड़क है उसमें मोड़ पर क्या कर दिया जाता है, एक और ऊंचा और एक तरफ नीचा भाग बनाया जाता है, बंकित सड़क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, इस